और जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ये लगाएगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी सेम है चार्जेस का, क्योंकि क्या होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना। तो ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो जितना फोर्स ये इधर लगाएगा उतना ये लगाएगा इधर, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब इसके कारण इस पे, अब ये देखो माइनस है ये प्लस है, तो ये अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, इसको F2 लगाएगा, अब ये अपनी तरफ F2 लगाएगा, तो कहने का मतलब है ये इससे बैलेंस हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो कैलकुलेशन करने से पहले ये काम कर लेना चाहिए। अब पता चले वैल्यू रखने लग जाओ तो ये स्मार्ट वर्क करो। क्या करो, देखो अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे ना, दिमाग लगाओगे, तो आपका टाइम बचेगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप रैंक अच्छी आएगी। सीधे भेड़ चाल में लग गए कैलकुलेशन करने। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया तो तुरंत दिमाग जाना चाहिए, यार ये फॉर्मूला के ई स्क्वायर फोर्स में आता है, अरे GM1M2 फोर्स में आता है, तो तुरंत माइंड आएगा ये आर कट रखा है, इसका मतलब यूनिट लेस होगा ये। अरे बोलो, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, वो तो मैंने इसको करके बताया लेकिन करना ही नहीं था उसमें। अरे बोलो, अब इसको आप ऑन कर देना भी, ठीक है। तो ये हो गया, अभी नहीं, रुको एक क्वेश्चन क्यू, और अगर आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगर ये प्लस है तो इससे फील्ड अवे होती है, बताया था कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ/R², पॉइंट चार्ज की फील्ड है ये। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है -Q, तो इसी पॉइंट पे फील्ड कहाँ होगी, टुवार्ड्स होगी। कितनी होगी फील्ड बेटा, KQ/R², डायरेक्शन कहाँ होगा, इसकी तरफ होगा, इसमें डायरेक्शन अवे होता है। अभी चाहे I हो, चाहे -I हो, या J हो, K हो, कुछ भी हो सकता है। अरे बोलिए, डिपेंड करता है कि किस प्लेन में रखी है बॉडी। तो सिंपल सा ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है चार्ज से की तरफ नेगेटिव में और पॉजिटिव चार्ज से अवे। अब अगर बहुत सारे चार्जेस दे रखे हों, जैसे मान लो सपोज करिए यहाँ पर ये चार्ज दे रखा है, ये ट्राइंगल बनाया हमने, और ये चार्ज हो गया हमारा +Q1, और ये चार्ज हो गया +Q2, ये चार्ज हो गया +Q3, और आपसे पूछा जाए इसके सेंटर पे रिजल्टेंट फील्ड बताओ, सेंटर पे क्या बताओ, रिजल्टेंट फील्ड बताओ। तो अब देखो, कोई भी फील्ड किसी को कैंसिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर ये सारे चार्जेस सेम होते और इसके सेंटर पे नेट फील्ड पूछी तो वेक्टर सम क्या हो जाता, 0। समझ गए ना, एक रूल होता है कि अगर एक ही पॉइंट पर बहुत सारे वेक्टर लग रहे हों और डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हों तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। यहाँ पर रिजल्टेंट कभी 0 नहीं होगा, क्यों, इसके कारण जो फील्ड होगी, इसके कारण कहाँ फील्ड होगी, इधर E1 होगी, इसके कारण जो फील्ड होगी इधर E2 होगी, अरे होगी कि नहीं, और इसके कारण जो फील्ड होगी कहाँ होगी, E3 होगी। लेकिन E1, E2, E3 की कोई किसी की वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि चार्जेस डिफरेंट हैं। अरे बोलिए, अगर चार्जेस सेम होते हैं, अगर आपके Q1, Q2, Q3 अगर डिफरेंट हैं, क्या है ये, डिफरेंट हैं, तो E नेट एट O पॉइंट, इसको O बोल देता, तो ये 0 नहीं होगी। और लेकिन अगर चार्जेस सेम होंगे, Q1, Q2, Q3 अगर सेम हो जाएं सारे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का सम क्या हो जाएगा, 0। इसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं, जब एक ही पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हो इक्वल एंगल पर, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा, एक ही पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हों और उनके बीच में एंगल सेम हो, चाहे वो 3 फोर्स लग रहे हो, चाहे 4 लग रहे हों, लेकिन सबके बीच में एंगल अगर सेम है और वैल्यू सेम है, तो रिजल्टेंट हमेशा, चाहे वो फील्ड हो चाहे वो फोर्स हो, क्योंकि फील्ड और फोर्स दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का रूल ही है कि अगर एक ही पॉइंट पे जहाँ 10 फोर्स लग रहे हो, जहाँ इवन फोर्स लगे, जहाँ ऑड लगे, ऐसा नहीं कि इवन फोर्स ही लगेंगे तभी ऐसा होगा। एक ही पॉइंट पे इवन वेक्टर्स काम कर रहे हों, चाहे ऑड वेक्टर्स काम कर रहे हो, लेकिन सबका मैग्नीट्यूड सेम हो और सबके बीच में एंगल सेम हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0। फील्ड क्या होगी, 0। लेकिन अगर किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में, किन्हीं के बीच में अगर एंगल सेम नहीं है, डिफरेंट एंगल है, तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, बेस था थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो लिख लीजिए क्वेश्चन, इसको पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। 2 चार्जेस मान ली हमने, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, वी हैव कंसीडर इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ L मान लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड सेम होती है, एंगल 60 डिग्री होता है।
यहाँ पे चार्ज हमने प्लस क्यू रखा और यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू रखा, ओके। और यहाँ पे पॉइंट हमने मान लिया कुछ, यहाँ पे पॉइंट मान लिया, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, और इस पॉइंट पे सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली। तो सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इसका डायरेक्ट रूल भी लिखा रखा है मैंने। क्या, इसके कारण पहले फील्ड का डायरेक्शन दिखाओ। इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको लिखेंगे ई ए वेक्टर, लिखेंगे नहीं। इसके कारण जो फील्ड आएगी बेटा कहाँ आएगी, इधर आएगी ई बी। अरे बी के कारण सी पॉइंट पे फील्ड कहाँ आएगी, इधर आएगी ना, फील्ड ड्यू टू बी एट सी, फील्ड ड्यू टू बी एट सी, ऐसे सी भी ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ई बी ई ए लिख दो। ई बी का मतलब बी की फील्ड इस पॉइंट पर, ई ए का मतलब ए की फील्ड इस पॉइंट पर। अब आप मुझे बताओ ये एंगल 60 होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो डायरेक्ट मैंने रूल बता रखा कि जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों, अगर ये इसका भी मैग्नीट्यूड ई बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका भी मैग्नीट्यूड ई बनेगा, क्यों बनेगा, दोनों के चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बताओ, इसका डायरेक्ट मैंने एक रिजल्ट लिखवा रखा है, ई जो नेट बनेगा वो बन जाएगा √3 ई, क्योंकि यहाँ ई की बात हो रही है ना, तो एफ की जगह ई लिखेंगे। अब ई लिख दो आप, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, और ये हो जाए के मतलब 1/4 ये क्यू अपॉन, और ये डिस्टेंस एल स्क्वायर, यानी ये मैग्नीट्यूड हो गया, फटाफट आ गया। और अगर यही राइट एंगल पे लग रहे होते, अगर जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज ले लिया प्लस क्यू, और यहाँ पे ले लिया प्लस क्यू, और यहाँ पे प्लस क्यू, और यहाँ पे फील्ड निकालनी है। अब इस पॉइंट को अगर मैं इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब ये क्वेश्चन आपको करके बताना है, लेकिन याद रखना एक इसका भी तो आएगा। देखो यहाँ पे इसकी फील्ड कहाँ आएगी, इधर आएगी ई बी, और इधर की इसकी कहाँ आएगी ई डी, और इसकी कहाँ आएगी, ये आएगी ई ए, आएगी कि नहीं, अरे बोलो यार। तो इन दोनों का तो √2 टाइम्स ई कर सकते हो, लेकिन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम नहीं होगी ना। यहाँ पे ई ए का जो ई बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही ई डी का मैग्नीट्यूड होगा, इसको ई मान लेते हैं, लेकिन ई ए का जो वैल्यू होगा उसको ई नहीं मान सकते ना, क्योंकि डिस्टेंस अलग हो गई ना। ये डिस्टेंस अगर एल एल है तो ये कितनी हो जाएगी, √2L नहीं होगी, तो ये वाली वैल्यू अलग होगी। इसकी वैल्यू लिख सकते हैं के क्यू अपॉन कितना है, √2L का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये भी वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, जब दो 90 डिग्री पर होते हैं वेक्टर, सेम वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, √2a होता है। क्या होता है, अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो √2a हो जाएगा, लेकिन इसमें इसी डायरेक्शन में तो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा। तो जो नेट फील्ड होगी इस पॉइंट पर वो क्या होनी चाहिए, बताओ तो जरा, नेट फील्ड क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, √2 टाइम्स के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और प्लस ये, क्योंकि उसी डायरेक्शन में तो इन दोनों का रिजल्ट उसी डायरेक्शन में जाएगा जिसमें ए की फील्ड है, ए की फील्ड इधर ही तो होगी, क्यू पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा, प्लस के क्यू अपॉन 2L का होल स्क्वायर। तो ये नेट फील्ड आ गई, मतलब हमने इसकी फील्ड और इसकी फील्ड का रिजल्टेंट कितना हो गया, √2 टाइम्स हो गया। और चूंकि इसकी फील्ड उधर है लेकिन ये फील्ड इसके बराबर नहीं होगी, इसलिए अलग से ऐड करना पड़ा। डायरेक्शन सेम है, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो ऐड हो जाता है उसी डायरेक्शन में। ये नोट कर लीजिए। फिर आई एम गिविंग यू सिचुएशन, सिचुएशन ये है कि वी हैव ए हेक्सागन। क्या है बेटा, और हेक्सागन कैसा है बेटा, रेगुलर हेक्सागन है। कैसा है, रेगुलर हेक्सागन उसको बोलते हैं जिसकी सारी साइड सेम हो और 6 साइड हो। क्या हो, ऐसी ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागन। जब भी रेगुलर आएगा मतलब इक्वल साइड वाले की ज्योमेट्री को रेगुलर बोलते हैं। तो ये 6 साइड वाली ज्योमेट्री को हम हेक्सागन बोलेंगे, और वो भी रेगुलर हेक्सागन में साइड इस इक्वल है सारी, जस्ट लाइक ए बेंजीन। बेंजीन जानते हो ना, इसमें डबल बॉन्डिंग होती है अल्टरनेशन में, बट मैं आई एम नॉट केमिस्ट्री टीचर। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर मैं चार्जेस लेता हूँ, इसको देखो, यहाँ पे चार्ज ले लिया प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे ले लिया प्लस क्यू, और यहाँ पे ले लिया माइनस क्यू, यहाँ पे ले लिया माइनस क्यू, और यहाँ पे ले लिया माइनस क्यू, और एक पॉइंट ले लिया सेंटर। चलिए मैं आपको ये सेंटर की डिस्टेंस कई बार हो सकता है ना दे, चार्जेस की सेंटर से डिस्टेंस ना दे, हो सकता है सिर्फ साइड की डिस्टेंस दे। तो मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, उससे आप आसानी से निकाल पाओगे। ज़रा कैसे निकालते हैं ज़रा देखिए। अगर आपको ये साइड दे रखी है, ये वाली साइड दे रखी है, तो आपको इस R की ज़रूरत पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ L।
या डायरेक्ट क्वेश्चन में आर दे दिया तो आपकी बल्ले बल्ले, आपको एल का आर की वैल्यू एल के टर्म में निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब कैसे निकालते हैं आर की वैल्यू एल के टर्म में, उसमें भी स्मार्ट वर्क करना है। कैसे स्मार्ट वर्क करना है ज़रा देखिए, क्या ये सारे एंगल 60 डिग्री होंगे? अरे होंगे कि नहीं, क्योंकि 60 अगर 6 टाइम्स जोड़ो तभी तो 360 होता है ना। अब ये 60, अब ये वाली, अब मुझे बताओ ये 60 हो गया तो ये वाली मुझे बताओ, ये वाली साइड अगर L है तो ये वाली साइड तो सेम है ही, तो ये भी तो 60 हो गया। इसका मतलब R की वैल्यू L के बराबर ही तो होगी। ये स्मार्ट वर्क हुआ हमारा। अगर आपको नहीं अगर ऐसे निकालना तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको इसे परपेंडिकुलर डाल के ये क्या हो गया L/2 और फिर ऐसे निकाल सकते हो। अरे बोलो समझे, अगर हमारे इसमें परपेंडिकुलर डाला तो परपेंडिकुलर डाला, ये आ गया L/2 और इसमें फिर क्या लगाएंगे, ये 30 बनेगा तो इसमें बनेगा, आप इसमें लगा सकते हो 10 30 लगा दो तो 10 30 = कितना हो जाएगा, 10 30 = ये वाली साइड x क्या होगी L/2, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज r बन जाएगा। ये कितना होता है 1/2 होता है। तो देखो r से 2 से 2 कट गया, r बराबर L आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर ये ना करना पड़े तो थोड़ा सा दिमाग से काम कर लोगे तो पता चल जाएगा ना यार, इतनी थोड़ी सी मैथमेटिक्स तो सीखनी है। तो अब देखो r, या तो r दिया होगा क्वेश्चन में, l दिया होगा, अब जो भी दिया हो r l के टर्म में तो हमें पता चल ही गया। अब क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस पॉइंट O पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे वैल्यू बताना है। अब सीधे वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हमें एफबीडी ड्रॉ कर लेना है। क्या करना है बेटा, एफबीडी। अब एफबीडी कैसे ड्रॉ करते हैं जरा देखिए, सबका अलग अलग फील्ड का डायरेक्शन पहले दिखा दो। ये तो बात पक्का है कि इस पॉइंट पर सभी की फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम ही होगी। डायरेक्शन नहीं कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात में। आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड नॉट फील्ड वेक्टर। फील्ड वेक्टर तो डिफरेंट होगा क्योंकि डायरेक्शन सबकी अलग अलग है। तो आप मुझे बताओ इसकी फील्ड कहाँ होगी, इस पॉइंट पर इधर होगी कि नहीं होगी, बोलिए। अरे होगी कि नहीं, ये 60 मिटा देता हूँ, डायग्राम को गंदा कर रहा है ये। बोलिए ये हो गई इधर, ये हो गई। अब किसका मैग्नीट्यूड तो ई है ना। अब मुझे वो बताओ इसकी फील्ड जो है इस पॉइंट पर कहाँ होगी, इधर होगी। अब ये होगी कि नहीं होगी, इधर ई होगी कि इधर की नहीं, इसकी। अब इसकी देखो कहाँ होगी, इधर होगी कि नहीं होगी। अभी सिर्फ मैंने प्लस प्लस की देखी है, अब माइनस माइनस की देखो, क्या माइनस की भी फील्ड इधर, इस माइनस की फील्ड इसकी तरफ नहीं होगी ई, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड तो वही है ना, डायरेक्शन नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स और पॉजिटिव की वजह से अवे। तो देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो होते जाए टिक करते जाओ। अब जरा देखो इसको देखो, अब इसकी कारण क्या है, ये तो ई प्लस के कारण ले ही चुका हूं, अब इसके कारण क्या होगा, इधर ही होगी, एक और ई इधर आएगा। ये ई इसका है और ये ई इसका है, माइनस का की तरफ होता है और प्लस से अवे होता है। अब इस पॉइंट की देखो जरा, ये ई इसका है लेकिन इसका तो अभी लिया नहीं ना, तो इसका ई कहाँ होगा, ये भी तो इधर ही आएगा। अब बताओ ये दोनों सेम सेंस में आ गए, ये दोनों सेम सेंस में आए, ये दोनों सेम सेंस में आए, तो इसका कितना होगा 2e नहीं हो जाएगा, ये 2e नहीं हो जाएगा, ये 2e नहीं हो जाएगा। तो डायग्राम को फिर से बना लो, ये हो गया 2e और ये हो गया आपका, ये भी 2e और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 2e। अरे बोलो, अब ये एंगल 60 था, ये 60 था, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 120 नहीं हुआ। अब मुझे बताओ जब ये 2e है, ये 2e है, तो इनका रिजल्टेंट ठीक बीच में ही तो जाएगा 60 डिग्री पे, आइदर फ्रॉम हेयर फ्रॉम हेयर। अब 60 डिग्री में जाता है तो वैल्यू कितनी होती है √3 टाइम्स ऑफ दिस, अभी मैंने बताया ना। तो यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो ई नेट इस पॉइंट पे क्या आएगी, ई नेट देखो डायरेक्ट स्मार्ट वर्क कर रहा हूं मैं, 2e प्लस √3 टाइम्स 2e, मतलब इन दोनों का √3 टाइम्स होगा ना। ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया आपका, ये दोनों आपका, ये एंगल कितने 120 पे हो रहे हैं, तो √3 टाइम्स नहीं होगा, ये एंगल 120 हुआ। अगर 60 होता तो √3 टाइम्स करते, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल कितना 120। तो एक रूल और सीख लीजिए, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल बना रहे हो, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर है, तो उनका रिजल्टेंट होता है ए, उनका रिजल्टेंट ए ही होता है। आप कहोगे कैसे अब लगाओ ना, a² प्लस a² प्लस ट्वाइस a cos 120 होता है -½ तो ये काट दोगे तो क्या आएगा, ये आएगा ट्वाइस a² माइनस a² यानी √a² यानी a ही तो आएगा। तो अगर 120 पे रिजल्टेंट हो रहा है तो उनका सेम मैग्नीट्यूड क्या होगी, वही हो जाएगी आइदर फ्रॉम दिस टू।
तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये तो 2e हो ही गया, अब इन दोनों का रिजल्टेंट भी 2e आएगा इधर, अभी नहीं बताया सेम हो जाता है, अगर 120 पे है एंगल तो इनका वैल्यू भी रिजल्टेंट वही हो जाता है, आइदर फ्रॉम दीज टू। तो वैल्यू कितनी आ गई 4e। अब आपको e लिखना है तो e लिख लो 4, और e की वैल्यू क्या है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बोले तो एल स्क्वायर। तो आंसर दिस, देखो कितने जल्दी आंसर आ गया। इसलिए कहते हैं कि स्मार्ट बनोगे तो स्मार्ट काम करोगे, और स्मार्ट काम करोगे तो रिजल्ट जल्दी निकाल पाओगे, और क्वेश्चन जल्दी कर ज़्यादा कर लोगे, रैंक आपकी आ जाएगी। बच्चों ये सिचुएशन मैंने दी है, इसको समझ लीजिए, हेक्सागन ही है, और जब हेक्सागन हो तो साइड की लेंथ और उसके सेंटर से उस किसी वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या होती है, सेम। ये दिमाग में सेट कर लो, पता चले एग्जाम में भी निकालने बैठ जाओ, जब इसलिए तो कहते हैं ये चीज़ें सीखते जाओ। अब देखो इसमें मैंने चार्जेस की वैल्यू को मतलब कुछ भी ले लिया है, रैंडमली ले लिया। क्या ले लिया, मतलब ऐसा फिक्स नहीं किया कि सेम ले लिया या अपोजिट ले लिया, ऐसा कुछ नहीं, मतलब रैंडम 5 क्यू ले लिया, माइनस क्यू ले लिया, प्लस क्यू ले लिया, 3 क्यू ले लिया, प्लस क्यू ले लिया। और आपसे मैंने पूछ लिया ओ पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड बताओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या करेंगे, सबकी फील्ड इंडिविजुअल पहले उसका डायरेक्शन के साथ वैल्यू लिख देंगे, फिर रिजल्टेंट देखते हैं कहाँ जा रहा है। काम शुरू कर दीजिए आप लोग। इसको F, मुझे ये बताइए नेट फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी, ये O पर नेट फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी, B की डायरेक्शन में जाएगी, C की डायरेक्शन में जाएगी, D की डायरेक्शन में जाएगी, E की डायरेक्शन में जाएगी, F की डायरेक्शन में जाएगी, A की डायरेक्शन में जाएगी, किसकी डायरेक्शन में जाएगी, एक्सप्लेन कीजिए, बताइए। सबसे पहले आप FVD बना लीजिए। देखो इधर देखो कैसे काम करते हैं, जैसे मैं एक ही फील्ड देख रहा हूँ, तो अगर मैंने सपोज करिए कोई चार्ज है, अगर क्यू आर डिस्टेंस पे अगर फील्ड देखनी है, उसकी वैल्यू को मैं ई लिख देता हूँ, ये ई का मतलब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मान लेता हूँ इसको, ठीक है। तो अब जरा देखिए कैसे स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। इसकी जो फील्ड होगी यहाँ पे कितना होगा, ये 5e हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ई मतलब एक सिंगल चार्ज की फील्ड। अरे बोले यार है, इसका क्या है माइनस ही है, इसकी फील्ड कहाँ होगी, इधर की तरफ होगी, इसकी फील्ड क्या होगी, ई ही होगी कि नहीं होगी। मैं इसका मल्टीप्लाई देख ले रहा हूं ना यार, 5 टाइम है तो 5 गुना हो जाएगी ना यार। स्मार्ट वर्क, क्या स्मार्ट वर्क, डू द स्मार्ट वर्क। अब इसके क्या है प्लस क्यू है, अब इसकी फील्ड कहाँ होगी, इधर, ये चूंकि 1 टाइम है इसलिए ई ही होगी ना यार। अरे बोलो, और इसकी जस्ट इधर होगी। अब जरा देखो, अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब इसका देखना है। अब इसके क्या प्लस है तो उधर जाएगी, इधर जाएगी, उधर जाएगी ना। हाँ तो कितना 3 टाइम्स जाएगी कि नहीं जाएगी, कि 3 गुना है ना भाई, एक पॉइंट चार्ज का इतना होता है तो इसका 3e हो जाएगा। स्मार्ट वर्क करना है। अब जरा देखिए, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अब जैसे मान लो अब इसकी भी होगी, अब इसकी देखनी है, इसकी कहाँ होगी, इधर ही होगी कि नहीं होगी। इसकी तो चाल लिख ली थी मैंने पहले, ये इसी को तो लिखी थी, नहीं वो तो इसकी लिखी थी, तो इसकी भी इधर ही जाएगी, तो एक और ही आना चाहिए। अब ये सारे हो गए। देखो अब कोई चार्ज छूट तो नहीं रहा, अगर छूट रहा तो अभी बता दो। अब आपको करना है, ये ई हो गया, ये 2e हो गया, ये 5e हो गया, ये ई हो गया। अब देखो फिर से स्मार्ट वर्क हो रहा है। अब स्मार्ट वर्क क्या हो रहा है, यहाँ से देखो 3e हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है 5e हो रहा है। अरे बोलो भाई, और यहाँ पे क्या हो रहा है 2e हो रहा है। अब मुझे बताओ इसका और इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा। अरे भाई एक लाइन में है, ये भारी है छोटा है, तो नेट इधर जाएगा कितना 5e - 3, इधर कितना चला गया 2e। अब हमारे पास ये बचा और ये बचा, बाकी अब कोई नहीं बचा। तो हमारे पास 2 बचे, एक तो ये 2e बचा और ये 2e बचा, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है 120। अरे बोलो एंगल कितना है 120 है कि नहीं। कौन सा ई, अच्छा ये ई बच रहा है। हाँ तो ये काम करते हैं, ये ई अभी किसी से कुछ, हाँ ये वाला भी तो बच रहा है। अच्छा ये वाला नहीं है, इसके बाद कोई नहीं है, ये ई बच रहा है, ये तो ई लिखना है, तो कोई बात नहीं, हो गया ना। अब देखो 2e और 2e का ये एंगल 120 होगा कि नहीं होगा। जरा ध्यान दो, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, 2e तो जाएगा, अभी सिखाया मैंने, अगर सेम मैग्नीट्यूड के हो 120 एंगल हो तो रिजल्टेंट वही होता है। तो इधर 2e आ गया, ये e आ गया, तो नेट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। 2e - e
बराबर ई कितना हुआ, ई हुआ। अब ई की वैल्यू कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी के क्यू बाई एल स्क्वायर। अरे बोलो, और कहाँ होगा, नेट फील्ड टुवार्ड सी होगा, यानी नेट फील्ड एट ओ कितनी होगी, के क्यू अपॉन, फाइनल आंसर अब हम लिख सकते हैं टुवार्ड्स ओ सी, ओ सी डायरेक्शन में होगा, या ओ सी टुवार्ड्स ओ सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टुवार्ड्स ओ सी। ये हुआ स्मार्ट वर्क, यही स्मार्ट वर्क आपको करना है, यही आपको रैंक दिलाएगा। ऑफ कर दीजिए। 7 का थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है टू स्मॉल स्पेयर ईच हैविंग प्लस क्यू सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कराए भी थे आपको, मतलब दो आपको इसमें लेना है, स्मॉल स्पेयर लेना है जिन पे चार्ज क्या दे रखा है, प्लस क्यू दे रखा है, और उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है बाई इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ एल फ्रॉम ए हुक। एक कोई हुक है, और जब सेम चार्जेस को हुक करोगे मतलब एक ही पॉइंट पे, तो रिपल्सन तो लगेगा ना भाई, अरे लगेगा कि नहीं, रिस्पॉन्स दिया करिए। तो ये हैंग कर दिया। दिस अरेंजमेंट टेकिंग इन स्पेस देयर इज नो ग्रेविटेशन इफेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अभी क्या हो रहा था, हमने सिचुएशन ली थी जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्लास में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, तो mg आ रहा था कि नहीं आ रहा था, अरे आ रहा था कि नहीं, और ये टेंशन आ रहा था, और ये f इधर आ रहा था। अब ये कह रहा है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो ये वाला फोर्स तो गायब हो गया, तो ये एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। अब एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, अब जब mg लग ही नहीं रहा है तो f कहाँ लग रहा है, बाकी तरफ, वो ऐसे नहीं कर देगा, सीधा सीधा नहीं हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट तो कहीं जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ से तो फिक्स है ना। तो सिचुएशन लास्टली क्या हो जाएगी, सिचुएशन लास्टली ये हो जाएगी, ये पॉइंट ओ रहेगा और ये दोनों चार्ज पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस सेपरेशन हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ इनके बीच में ये काम कर रहा है। आपका टेंशन क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि टेंशन तो उधर उसी लाइन के लॉन्ग लग रहा है, तो टेंशन तो अभी भी काम करेगा, टेंशन तो अभी भी काम करेगा। रिपल्सन के कारण, ग्रेविटी ना होने के कारण जो भी टेंशन लग रहा है वो स्ट्रिंग के लॉन्ग लग रहा है, और ये फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो भी स्ट्रिंग के लॉन्ग लग रहा है, तो क्या करेगा, स्ट्रिंग को सीधा कर देगा। तो जब स्ट्रिंग सीधे हो जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 180। अगर ग्रेविटी होती तो एंगल 180 ना होता, तब क्या होता, वो सिचुएशन मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। तो एंगल 180 होगी। अब फोर्स की वैल्यू बतानी है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस अब क्या हो जाएगी, ट्वाइस एल, ये एल इसकी और एल इसकी, अरे भाई बोलो यार, तो ट्वाइस एल का होल स्क्वायर यानी फोर्स ये हो जाएगा। अब सॉल्व करके देख लेना, स्टॉप। चार्ज डेंसिटी के बारे में देखो, अगर पॉइंट चार्ज को कंटिन्यूअसली, क्या ध्यान से सुनना, पॉइंट चार्ज को, प्रज्ञा थोड़ा मेरी तरफ देखा करो, पॉइंट चार्ज को कंटिन्यूअसली अगर मैं किसी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, किसमें, लाइन में, आई कांटेक्ट बनाया करो ना, कोई दिक्कत तो है नहीं आई कांटेक्ट बनाने। अगर मैं पॉइंट चार्ज को कंटिन्यूअसली लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज। क्या बोलते हैं, अगर जैसे मान लो कोई लाइन है ये, और चार्ज को मैं एक कंटिन्यूअसली, मतलब कहीं भी गैप ना छोड़ूं, एक लाइन में स्प्रेड कर दूं, तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज। और लीनियर चार्ज को हम अगर डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं, तो अगर क्यू चार्ज एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितने, इसकी लेंथ एल है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिख सकते हैं टोटल चार्ज स्प्रेडिंग अपॉन टोटल लेंथ। अगर मैं छोटा सा कोई सेक्शन कंसीडर करता हूँ डी एल लेंथ का, तो इसमें चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, डी क्यू फैलेगा ना। तो इसी को अगर चार्ज रेट यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसा चार्ज फैला है, तो चाहे मैं छोटा सा चार्ज पर यूनिट लेंथ लूँ या बड़ा सा चार्ज पर यूनिट लेंथ लूँ, वैल्यू तो कांस्टेंट ही आएगी ना बच्चे। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, अगर कांस्टेंट आए तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द लेंथ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द लेंथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और अगर ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे डी क्यू बाई डी एल जो है, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो मैं बोलूँगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे, अब आपको मैं समझाता हूँ नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब यहाँ चार्ज ज़्यादा, यहाँ कम, फिर और ज़्यादा, फिर कम, मतलब अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अगर कोई भी लाइन ले लूँ मैं
और उसमें चार्ज कहीं ज़्यादा कहीं कम, अगर 1 सेंटीमीटर ये ले लिया और 1 सेंटीमीटर कहीं और का ले लिया 1 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे अगर मान लो चार्ज 5 कूलाम का है तो अगले 1 सेंटीमीटर हो सकता है 10 कूलाम का चार्ज हो, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो डायरेक्ट हम इसको कांस्टेंट बोलेंगे, अगर नहीं है तो ये हम वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल अगर होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन उसको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब ये तो लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, अब मैं इसको सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट कराता हूँ। किसमें? तो 3 तरह का चार्ज होता है। दूसरा हो गया सरफेस चार्ज। क्या हो गया? सरफेस चार्ज का एक नाम और है एरियल चार्ज। क्या होता है? सरफेस का क्या होता है? एरिया होता है, इसको इसके लिए एरियल चार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एरियल चार्ज। और इसकी डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं? एरियल चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये एरियल चार्ज डेंसिटी है। तो एरियल चार्ज डेंसिटी बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी बोले तो ये क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी ए। यहाँ एरिया लेना पड़ेगा और इसको क्यू बाई ए लिख सकते हैं। अब कहोगे ए क्या है? छोटा सा एरिया डी ए है, छोटा सा चार्ज डी क्यू है। अगर मान लो कोई प्लेट ले लिया, स्क्वायर ले लिया, तो चार्ज इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना भाई। अगर मान लो टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है ए एरिया में, तो क्यू बाई ए लिखेंगे। अगर छोटा सा एरिया ले लिया डी ए, उसमें चार्ज क्या होगा? डी क्यू, तो उसमें डी क्यू बाई डी ए लिखेंगे। अरे बोलो, तो ये भी 2 चीज़ें हो सकती हैं, कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट होगा तो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वेरिएबल होगा तो क्या बोलेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बन जाएगा न्यूट, इसका कूलाम पर मीटर यूनिट। अरे क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलाम, लेंथ का मीटर। और इसका यूनिट क्या बनेगा? बताओ, यूनिट क्या बनेगा इसका? बताओ जरा। कूलाम पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। हो सकता है कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दे, तो उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। अरे बोलो, अब एक चार्ज और होता है, कौन सा? वॉल्यूम वाला। जब कंटिन्यूसली चार्ज एरिया में फैला हो, लेंथ में फैला हो, वॉल्यूम में फैला हो, तो उसको चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लीनियर बोल सकते हो, एरियल बोल सकते हो, वॉल्यूम बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन इज गिवन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वॉल्यूम चार्ज क्या बोलते हैं? अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे इक्वली हो चाहे अनइक्वली, तो ऐसे चार्ज को बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज। और चार्ज के फैलने के रेट को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? देखो, डेंसिटी तभी बोलेंगे जब लेंथ से डिवाइड करोगे या एरिया से डिवाइड करोगे या वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, तब उसको डेंसिटी बोलेंगे। अरे बोलो यार, तो मैं बात कर रहा हूं थर्ड चार्ज की, जिसको मैं बोलूंगा वॉल्यूम चार्ज। किसको बोलूंगा? वॉल्यूम चार्ज। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑन द वॉल्यूम, और इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम चार्ज में कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी हो सकती है, 3D बॉडी। जैसे मान लो हमने क्यूब ले लिया, और चार्ज हमने क्यूब में स्प्रेड कर दिया थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। या सॉलिड स्फीयर ले लिया, सॉलिड स्फीयर के अंदर हमने चार्ज फैला दिया। अब हमारी मर्जी की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मान लो हमने इसका क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका वॉल्यूम V है, ये सेम सिचुएशन इसका। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज स्प्रेडिंग पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे? यानी अगर मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू बाई बी लिखूंगा, बी बोले तो वॉल्यूम। अगर इसको एलिमेंट फॉर्म में लिखूंगा, एलिमेंट बोले तो स्मॉल फॉर्म में लिखूंगा, तो डी क्यू बाई डी वी क्या लिखूंगा? अब ये कांस्टेंट होगा तो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल होगा तो ये है। इसका यूनिट क्या बनेगा बोलो तो? यूनिट बनेगा कूलाम पर मीटर क्यू या कूलाम पर सेंटीमीटर क्यू। ठीक है, तो अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है, उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम मान के चल रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं क्या आप आंसर निकालते हो। तो सिचुएशन में देने जा रहा हूँ, पहले आपने इसको नोट कर लिया, इरेज कर दूँ इसको एवरीवन। कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग
लिखिए क्वेश्चन, कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब मैंने क्या शब्द बोला बेटा, वी हैव कंसीडर्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ले लिया ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q, मतलब पूरे रिंग में चार्ज हमारा कैसा फैला हुआ है, q चार्ज फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम, एक जैसा फैला हुआ है। अरे बोलो, तो अगर मैं इसके सेंटर को एक पॉइंट ओ मान लेता हूँ, सेंटर को पॉइंट ओ मान लेता हूँ, तो अगर आपसे कोई पूछे, स्टॉप राइडिंग, अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटर में नेट फील्ड कितनी होगी, तो जवाब क्या होगा, 0। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्यों 0 होगी उसको समझते हैं। जैसे मान लो अगर हमने इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl लेंथ का, इसका चार्ज क्या होगा, dq होगा कि नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। इस पॉइंट पे जो फील्ड देगा वो कहाँ देगा, इधर की तरफ देगा, d। अरे छोटा सा चार्ज, छोटी सी फील्ड। अब ठीक इसके अपोजिट चार्ज ले लो, एक dq और उतना ही लेंथ ले लो dl, तो सेम फील्ड ये भी तो देगा अपोजिट डायरेक्शन में de। तो इसकी फील्ड को ये कैंसिल करेगा, ऐसी इसकी फील्ड को ये कैंसिल करेगा, ऐसी इसकी फील्ड को ये कैंसिल करेगा, तो सभी की फील्ड, हर एक एलिमेंट एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या आ जाएगी, सेंटर पे 0। अरे बोलो, लेकिन यदि अगर इसी में, अगर मैं आपसे कहूँ इसी रिंग में मैंने क्या किया, छोटा सा एक पार्ट कट करके बाहर फेंक दिया, छोटा सा पार्ट कट करके मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया एक साइड से और उसको कट करके मैंने रिंग से बाहर कर दिया, अलग कर दिया, रिंग से कट कर दिया, इतना पार्ट हमने इसको कट कर लिया, क्या कर लिया, कट कर लिया, क्या कर लिया, कट। और अब अगर उसी पॉइंट पे फील्ड पूछते हैं, ओ पॉइंट पे, तो क्या ओ पॉइंट पे फील्ड 0 होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, उस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो इसी चार्ज के अपोजिट चार्ज के जो इफेक्ट होगा, यानी इसी चार्ज के जो अपोजिट एलिमेंट होगा, सिर्फ इसके कारण फील्ड होगी, इस पॉइंट पे फील्ड, ये इसकी कारण फील्ड होगी, बाकी फील्ड अभी भी कैंसिल ही रहेगी। मतलब क्या देखा आपने, जो चार्ज आपने कट किया, नेट फील्ड उसी की तरफ होगी। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि जस्ट अपोजिट वाला एलिमेंट जो है फील्ड वो उसकी तरफ लगा ही रहा है, लेकिन इसकी ये गायब हो गई, इसलिए रिजल्टेंट फील्ड डी ही होगी, बाकी की वजह से बैलेंस रहेगी। तो इस डी की वैल्यू क्या लिखेंगे, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, डी ही होगी, यानी स्मॉल ही तो होगी। और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, के चार्ज को क्या लिखूं, इसका चार्ज डी क्यू ही लेना पड़ेगा, के डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस इससे क्या होगी, आर, तो अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको डी क्यू निकलेगा कैसे, चलो निकालता हूं, जरा देखो डी क्यू कैसे निकलता है। स्टॉप राइटिंग। यहाँ ये चार्ज मुझे बताओ, ये लीनियर चार्ज है या एरियल चार्ज है या वॉल्यूम चार्ज है, हट तेरे की, रिंग है, रिंग, रिंग की लेंथ होती है, रिंग का सरफेस नहीं होता, हट तेरे की, रिंग का क्या होता है, लेंथ होती है। तो यहां लीनियर चार्ज होगी, अरे बोलो यार, तो लीनियर चार्ज होगी, इस लीनियर चार्ज को बोलूंगा लैम्डा। और चार्ज कैसा था हमारा, यूनिफॉर्म, कैसा था, तो क्या लिखेंगे, Q बाई एल, एल को क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, कि एल तो ये हुई ना, और ये तो लैम्डा हुआ। अब हमें चार्ज चाहिए डी क्यू, तो डी क्यू कितना हो जाएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया डी क्यू बाई डी एल बराबर क्या होता है, लैम्डा होता है। अरे लैम्डा होता है, यानी Q बाई एल ही तो होता है, अरे बोलो यार। तो यहां से डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल। तो ये अगर चार्ज मैं इधर पुट कर दूं तो हमारी फील्ड इस पॉइंट पर इसके कारण आएगी। वो क्यों आई, क्योंकि ये हट चुका है। आर यू गेटिंग? तो फील्ड क्या हो जाएगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी दैट विल बी डी, और वो हो जाएगी के डी क्यू हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल, ये डी क्यू हो गया अपॉन आर स्क्वायर। अब के को और अच्छा सा लिख दो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई आर क्यू इंटू डी एल। अरे बोलो भाई, इसको और अच्छे से लिख दो, 1 अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, 4 पाई लिखे, 2 पाई लिखना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, 2 पाई है ना ये, तो कितना होगा 8 पाई स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू डी एल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, और जो कि उस चार्ज, हटाए हुए चार्ज के अपोजिट चार्ज के कारण होगी। किस कारण होगी? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? स्टॉप। न्यूट्रल पॉइंट किसको बोलते हैं? आपने चार्ज डेंसिटी देख लिया और आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी देख लिया। अब न्यूट्रल पॉइंट किसको बोलते हैं? ऐसे पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जीरो हो। यानी उस पॉइंट पे अगर कोई भी मैं चार्ज रख दूंगा तो उस पर क्या फोर्स क्या होगा? जीरो, क्योंकि फील्ड जीरो तो फोर्स भी जीरो। F बराबर क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई। जब E जीरो तो फोर्स भी जीरो। तो न्यूट्रल पॉइंट किसको बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल पॉइंट इज पॉइंट वेयर रिजल्टेंट फील्ड इज, न्यूट्रल पॉइंट इज पॉइंट वेयर E नेट इज इक्वल टू क्या हो? जीरो हो, उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। जैसे मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, विचार आ रहा है कि मान लो हमने दो चार्ज ले लिए, एक तो ले लिया प्लस के 2e और एक ले लिया हमने माइनस के, इसके लिए चलो माइनस के नहीं ले लिया, इसको ले लिया प्लस के 7e, और इनकी बीच की डिस्टेंस दे दी हमने 10 सेंटीमीटर। कितने दे दी? अब देखो ये सेंटीमीटर में दे रखी है। और अगर आपसे पूछा कि इन दोनों के बीच में क्या न्यूट्रल पॉइंट होगा, अगर दोनों की उस पॉइंट पे फील्ड इक्वल अपोजिट होगी तो न्यूट्रल पॉइंट होगा। अगर मैं यहाँ पे ये प्लस 2e लेता, यहाँ पे माइनस 7e लेता, तो फील्ड रिजल्टेंट जीरो नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर ये माइनस ले लेता तो माइनस की फील्ड उधर और प्लस की भी उधर, दोनों का सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट कभी जीरो हो सकता है क्या? तो इसका मतलब दोनों साइड प्लस प्लस होने चाहिए, दोनों साइड माइनस माइनस होने चाहिए। बोलो, अगर बीच में न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है तो चलो न्यूट्रल पॉइंट मुझे बताओ। फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट, लिखिए फाइंड द पॉइंट वेयर फ्रॉम प्लस 2e वेयर E नेट इज इक्वल टू जीरो, या ऐसा कह सकता है फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट, ऐसा सिंपली कह सकता है फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम प्लस 2e, ऐसे भी कह सकता है फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट। अगर फील्ड जीरो नहीं कहेगा तो न्यूट्रल पॉइंट करके बोलेगा, न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम E, फ्रॉम इस पॉइंट को मान लेते A, इस पॉइंट को मान लेते B, फ्रॉम A, न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम A बोले तो 2e चार्ज से। चलिए करके बताइए।